नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर अनिश्चितता के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे उसका करेंगे पालन। कहा, मैंडेट महायुति के समर्थन में, महायुति जो भी मुख्यमंत्री चुनेगी शिवसैनिक उसे अपना समर्थन देंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ईवीएम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर भाजपा का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, ईवीएम को नहीं, राहुल गांधी को बदलने की जरूरत है। दुनिया भी कर रही है ईवीएम की तारीफ। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली पर उठाए सवाल। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल। विपक्षी सांसदों के हंगामे की भेंट चढ़ी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही। दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए हुई स्थगित। और बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल में भाजपा का विरोध प्रदर्शन। अगरतला में सनातनी हिंदू सेना ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। और सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे के स्टेटमेंट की। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महाराष्ट्र में अगले सीएम का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम बनाने के लिए पीएम मोदी का फैसला सर्वमान्य होगा। बीजेपी का सीएम मुझे मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। पीएम मोदी जो निर्णय लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। मैं चट्टान की तरह पीएम मोदी के साथ खड़ा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। और एकनाथ शिंदे ने कहा कि अपने 2.5 साल के शासन के दौरान केंद्र से उन्हें पूरा सहयोग मिला। जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया। और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक आम आदमी की तरह महाराष्ट्र के लिए काम किया। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था। मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। और 2.5 साल में इतना काम किया है, हमने इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है।
शिंदे ने शायरी के चंद लाइनों के जरिए पत्रकारों को अपनी भावनाएं बयां की। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और शिवसेना के सांसदों ने प्रताप राव जाधव के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रताप राव जाधव ने कहा कि अमित शाह ने महाराष्ट्र में जहां जहां रैलियां की वहां पर महायुति गठबंधन को जबरदस्त कामयाबी मिली। इसी के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए गए थे। आज अमित शाह जी की बैठक ली, उनको हमने धन्यवाद और आभार मानने के लिए हमने उनका समय मांगा था, उन्होंने समय दिया और उनको हमने धन्यवाद भी दिया। और उन्होंने महाराष्ट्र में अभी विधानसभा के चुनाव में जो समय दिया, जो रैलियां की, जहां जहां उन्होंने रैलियां की, सभी वहां के और महाराष्ट्र की सियासत पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार मुंबई से जुड़े हुए हैं। शिशिर, एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कुछ कहती है, आप क्या आकलन करेंगे, क्योंकि सभी को इंतजार मुख्यमंत्री कौन होगा उस चेहरे का है। बिल्कुल, इसमें अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो दो चीज़ें मुख्यत्वे स्पष्ट हो जाती है। पहली बात यह है कि इतने दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे कि महायुति का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आखिर कौन बनेगा, उसके पीछे कारण ये भी थे क्योंकि तीनों पार्टी जो थी वो जो कार्यकर्ता थे उनकी मांग थी कि उनकी पार्टी का नेता जो है मुख्यमंत्री बने। और इसीलिए हम देख पा रहे हैं, फिर चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर बीजेपी हो, पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए और जो नेता थे उनके जरिए कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, ऐसा उनकी मांग भी है। और अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से काम हुआ उसके तहत अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री बने तो जाहिर सी बात है पार्टी के लिए भी बड़ी बात होगी। लेकिन आज इस पर जो है कहीं ना कहीं पर्दा उठ गया है। स्पष्ट रूप से आज एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि जहां तक मुख्यमंत्री के बात अगर हम बात करें तो ऐसे में जो भी निर्णय जो है वरिष्ठ स्तर पर लिया जाएगा वो उन्हें मान्य होगा। जो भी निर्णय अमित शाह और मोदी जी लेंगे उनका समर्थन जो है वो एकनाथ शिंदे करेंगे। इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ है कि अब जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रेस में जो एक नाम था एकनाथ शिंदे का, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब ये निर्णय जो है जो सीनियर लीडर्स होंगे उनके ऊपर है और वो इस निर्णय से अब जो है मुख्यमंत्री की रेस से कहीं ना कहीं हम अगर देखा जाए तो थोड़े से अलग होते दिखाई दे रहे हैं। एक पहला बयान। दूसरा महत्वपूर्ण बयान अगर उसका अर्थ निकाला जाए तो ये भी उसमें हम देख पाएंगे कि अब जबकि हमने देखा कि एनसीपी की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई एतराज़ नहीं है। उनके जो वरिष्ठ नेता थे उनके द्वारा ये बयान हमने कई बार सुना है। आज शिवसेना ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तो ऐसे में अब गेंद जो है वो बीजेपी के पाले है। ये स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनेगा। तो ऐसे में जो विपक्ष कटाक्ष कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से लगातार, जब से प्रचंड जीत जो है महायुति की मिली उसके बाद विपक्ष कह रहा है कि इतनी जीत मिलने के बावजूद भी आखिर क्यों नहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होता। अब इस सवाल का जो है जवाब अगर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुख्यमंत्री ने जो एकनाथ शिंदे ने उन्हें ये भी स्पष्ट किया कि इसके बारे में एक पूरी बैठक होगी जिसमें तीनों पार्टी के नेता जो है वरिष्ठ नेताओं से दिल्ली में मिलेंगे। दिल्ली में कल जो है एक बैठक होगी और उसके बाद इस बात पर मुहर लग सकती है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अब तक शिवसेना और एनसीपी दोनों की तरफ से अगर देखा जाए विधायक दल का नेता जो है एकनाथ शिंदे को शिवसेना का और अजित पवार को एनसीपी का चुन लिया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक विधायक दल का नेता की घोषणा नहीं हुई है। कल इस रूप में भी अगर देखा जाए तो जो विधायक दल का बीजेपी का नेता होगा ये कहा जा रहा है कि वही मुख्यमंत्री का भी चेहरा होगा। तो ऐसे में ये स्पष्टता भी अगले 1 से 2 दिनों में आ सकती है। जी निश्चित तौर पर एक बात और जिसकी बात तमाम सारे जो आपने कहा ना कि विपक्षी दल जब से रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से लगातार कटाक्ष कर रहे थे, एक बात और एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो महायुति का गठबंधन है उसमें चट्टानी एकता है, उसमें कहीं भी कोई फिसलने जैसी या कोई जब जो कहते हैं ना कि खरीद फरोख्त या दरअसल जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसा निर्णय भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लेगा, जो प्रधानमंत्री और अमित शाह कहेंगे वो मान्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके पीछे हम ये भी कारण दे सकते हैं क्योंकि 2-3 उदाहरण जो है एकनाथ शिंदे ने दिए। पहली बात तुमने कहा कि जिस हालत में मुख्यमंत्री बने उस वक्त जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनका बड़ा साथ दिया
और जिस प्रकार से उन्होंने एल्गार पुकारा था पार्टी में विचारों के आधार पर, उस वक्त जो है, जो कि काफ़ी कठिन समय था, उस वक्त जो है उनके साथ खड़े रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, 2.5 साल के हमारे शासनकाल में केंद्र सरकार जो है चट्टान की तरह राज्य सरकार के पीछे खड़ी थी और इसीलिए कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है वो निर्णय लेने का मौका इनको मिला। तो ऐसे में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कहीं कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं थी, कहीं कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं था इस पूरे इसमें। जाहिर सी बात है कि एक लोक भावना होती है, कार्यकर्ताओं की भावना होती है, वो कार्यकर्ता बयां कर रहे थे और उसी के आधार पर हम देख पा रहे थे कि इसका कहीं ना कहीं कटाक्ष जो है विपक्ष भी कर रहा था। लेकिन आज के इस बयान से ये स्पष्ट रूप से बात सामने आ गई है कि अब जो निर्णय प्रक्रिया होगी पूरी तरह से एक साथ मिलजुल कर होगी। तीनों पार्टी के नेता इसमें एक साथ होंगे और उसमें कोई मनमुटाव नहीं होगा और कोई अड़चन भी नहीं होगी। जी जी जी, निश्चित तौर पर ये शायद महायुति के लिए एक बेहतर संकेत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर तीखा पलटवार किया है बीजेपी ने। संबित पात्रा ने कहा कि खराबी ईवीएम में नहीं, खराबी राहुल गांधी में है। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ईवीएम ठीक है, राहुल खराब है। आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। और संबित पात्रा ने कहा कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ की है, लेकिन कांग्रेस को इसमें खामी नजर आती है। एलन मस्क जी ने भी ट्वीट किया है, मैं देख रहा था, सीईओ है टेस्ला के। जून 4 को रिजल्ट्स निकलने के बाद लोकसभा के एक आर्टिकल छपी थी कि इंडिया काउंट 640 मिलियन वोट्स इन अ सिंगल डे। तो मस्क जी ने उस पर ट्वीट किया है और हाथ ऐसे देख के एक इमोजी बनाया हुआ है कि उनके एक स्टेट में अभी तक काउंटिंग चल रही है। ये आंतरिक विषय है उनका, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मगर ही हैज अपलॉडेड कि आप देखिए इतनी बड़ी सिस्टम एक दिन में काउंटिंग कर सकती है, मगर हमारे यहां लिमिटेड है, फिर भी हमारी काउंटिंग अभी तक चल रही है। ये भारत के लोकतंत्र की सुंदरता है। संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। जो पार्टी हार जाती है उसे हमेशा ईवीएम में ही खराबी नजर आती है। और कोइंसिडेंस देखिए, यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी भाषण दे रहे हैं कि ईवीएम हटाना है, ईवीएम में खराबी है, और यहां सुप्रीम कोर्ट कह रही है ईवीएम में खराबी नहीं है, हारने वाले को हमेशा ईवीएम में ही खराबी नजर आती है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप यात्रा निकालने चाहते हैं, आप ईवीएम को फेंकना चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने बार बार आपको इनवाइट किया। 2004-2009 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे। ये दोनों चुनाव ईवीएम के माध्यम से हुए थे, और इस बार भी 2024 में सिंगल लार्जेस्ट डबल डिजिट नंबर में आप आए हैं, पहली बार। आप उस समय कितना खुश हो रहे थे, इतरा रहे थे। उस समय तो ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, जब आपको 99 सीट्स आई थी। सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बन के आप उभरे 99 सीट के साथ। उस समय तो सब कुछ ठीक था। और बाकी राज्यों में जब आप चुनाव जीतते हैं उस समय ईवीएम खराब नहीं होता है। मुझे और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ईवीएम मामले में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष जहां जीतता है वहां ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठाता है। मीठा मीठा गट गट, तीता तीता थू थू, जाके कहें कि जब तेलंगाना में हुआ क्यों सरकार ने वोट लिया, चुनाव नहीं लड़ती। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी ऐसे सवाल संविधान दिवस पर जाते हैं और संविधान का अवहेलना, संविधान की मर्यादा को खत्म करना, यही विपक्ष का काम रह गया।
और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से विपक्ष लगातार हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। वहीं बीते दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज किए जाने पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जहां ये जीते वहां ईवीएम ठीक, जहां हारे वहां खराब। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये बैलेट बॉक्स वाला विषय लेकर जो पीआईएल आई है उसको खारिज करते हुए कि ईवीएम पर सवाल केवल तब उठते हैं जब आप चुनाव हारते हैं। और सच में तो यही बात है ना, ईवीएम वायनाड में ठीक, जम्मू कश्मीर में ठीक, झारखंड में ठीक, पंजाब के बाईपोल्स में ठीक, के कर्नाटका में ठीक, खराब होती है केवल हरियाणा और महाराष्ट्र में। मतलब कि राहुल गांधी को हार से बचाना है तो ईवीएम पर निशाना है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना ये इनका चरित्र बन चुका है। खड़गे जी भी इस कतार में आ चुके। तो दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जब एन चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता चुनाव हार जाते हैं तो वे कहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन जब वो ही इसके जरिए चुनाव जीत जाते हैं तो फिर कुछ नहीं बोलते हैं। तो तब ईवीएम में कोई खामी नजर नहीं आती है। दरअसल अब तक 200 से अधिक याचिकाएं ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, जिन्हें सर्वोच्च अदालत खारिज कर चुका है। हर चुनाव में हार के बाद विपक्ष के नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को यह घोषणा की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कांग्रेस पार्टी देश भर में अभियान चलाएगी। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें राजीव गांधी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। आपको बता दें कि 1989 के लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हुए थे। उस समय भाजपा को 86 सीटें मिली थी। वीडियो में यह देखा जा सकता है कि राजीव गांधी किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। लेकिन आज की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस लगातार अब ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जता रही है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% था, बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिल गई। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं। तो कुछ गड़बड़ है। ये राजीव गांधी ने 1989 में बीजेपी के 86 सीटें जीतने के बाद कही थी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ईवीएम से जुड़ी तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ईवीएम को लेकर के उसका जिन जिसको कहना चाहिए कि एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और हर हार के बाद, हर बड़ी हार के बाद विपक्ष इसका एक जिसको कहते हैं कि इसको लेकर के तमाम नैरेटिव गढ़ता है और कहीं ना कहीं इसको ये भी समझने की जरूरत है कि ये दरअसल मैंडेट देने वाली जनता का भी अपमान है। कैसे देखते हैं इसको? निखिल, देखिए, ईवीएम का जिन्न तब बाहर आ जाता है जब बीजेपी से इतर कोई दल चुनाव हार जाता है। यानी जहां जहां बीजेपी जीतती है और इंडिया अलायंस, कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगी चुनाव हार जाते हैं, तब वो ईवीएम का रोना रोते हैं। ऐसा लगता है कि ईवीएम को एक बहाना बनाया जा रहा है अपने दल के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित होने से बचाने के लिए। 1989 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी अप्रत्याशित तौर पर आप देखें कि 2 सीट से 89 सीट पर पहुंची थी और वहां जब वो एक राम मंदिर लहर के कारण वैसा हुआ था, लेकिन तब राजीव गांधी ने क्या कहा था कि ये बैलेट पेपर में लगता है कि इससे चुनाव में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी अप्रत्याशित बढ़त कैसे बीजेपी को मिल गई। तब बैलेट पेपर पर चुनाव हुए थे। अब 2024 की बात करें, लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को खुद शायद उम्मीद नहीं थी कि वो 99 पे पहुंच जाएगी, 99 सीटों पर उनके प्रवक्ता किस तरह से उत्साहित थे, अपने वार रूम में वो तस्वीरें सब देश दुनिया ने देखी, तब ईवीएम पे उतना सवाल नहीं उठ रहा था। उसके बाद जब चुनाव हार रहे हैं हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, तो अब कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाने लगी है। 2004 और 2009 2 ये चुनाव लोकसभा के हुए थे जिसमें ईवीएम के जरिए ही चुनाव हुए थे और जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए गठबंधन को जीत हासिल हुई थी।
तब उन्होंने नहीं कहा कि नहीं ईवीएम सही नहीं है, हमें बैलेट पेपर की ओर मुड़ जाना चाहिए। लेकिन जब 14 और 24 के चुनाव हार गए, उसके बाद कई राज्यों के चुनाव हार गए, हालांकि बीच में हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, इसके साथ ही साथ तेलंगाना जीते, तब उस जीत पर तो नहीं कहा कि ये ईवीएम की वजह से जीत हासिल हुई है। लेकिन जहां हार जाते हैं वहां पर कहते हैं कि ईवीएम की वजह से ऐसा हुआ है। अब ईवीएम को हटाने के लिए बैलेट पेपर लाओ एक यात्रा निकालने जा रही है कांग्रेस पार्टी। मैं कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जिस तरह से एकला चलो की राह ममता बनर्जी ने ली है, तमाम मामलों पे आज उनके राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठा दिए टीएमसी की तरफ से, या जो दूसरे दल हैं बहुत सारे, वो उनका क्या स्टैंड है ईवीएम पर, मैं ये भी समझना चाहता हूं आपसे। और आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक में 200 बार याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, वंस फॉर ऑल इसको सेटल करने का कोई तरीका है इसमें, या सिर्फ ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है? सबको पता है कि ईवीएम ठीक है। निखिल देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, कई बार गया है, पीआईएल के जरिए आप भी बता चुके हैं 200 से ज्यादा याचिकाएं जा चुकी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कल फटकार तक लगा दी पीआईएल कर्ता को और कहा कि जहां पर लोग चुनाव जीतते हैं वहां तो कोई बहाना नहीं बनाता, हार का एक बहाना सा ईवीएम हो गया है। तो अब इस नसीहत के बाद, इस फटकार के बाद कम से कम राजनीतिक दलों को ईवीएम पर टिप्पणी बंद कर देनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने, आपको याद है कि आज से कुछ वर्ष पहले, जिसका जिक्र भी आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, कि आमंत्रित किया था बाकायदा कि आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए। कोई राजनीतिक दल नहीं आया, राहुल गांधी नहीं आए, कांग्रेस पार्टी नहीं आई, आम आदमी पार्टी नहीं आई, इंडिया अलायंस का कोई सहयोगी नहीं आया। देखिए, उसी ईवीएम से चुनाव हुआ है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सरकार में है, लंबे समय से सत्ता में है। उसी ईवीएम से चुनाव हुआ है तमिलनाडु में, आप देखिए डीएमके स्टालिन सत्ता में है, और तब आप ये नहीं कहते कि हाँ ईवीएम की वजह से हम सत्ता में आ गए। तो चुपचाप उस मैंडेट को आप स्वीकार कर लेते हैं, मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री मंत्रिमंडल के गठन में आपके नेता लग जाते हैं, तब वहां पर आप कोई ईवीएम को दोष नहीं देते। लेकिन जहां बीजेपी जीत जाती है या बीजेपी गठबंधन में जीत जाती है, वहां पर आप ईवीएम का बहाना बना लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता हतोत्साहित न हो और जनता के बीच एक संकेत दिया जाए कि देखिए हम तो बहुत मजबूती से खड़े हैं और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसकी वजह से ये ऐसा एक राग अलापा जाता है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही है, करारा निशाना साधा है कि ईवीएम का मतलब है एनर्जी, जो उन्होंने उसको फुल फॉर्म बताया, एनर्जी और जो विकास और जो मेहनत अतुलनीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होता है, उस एनर्जी, विकास और मेहनत की वजह से बीजेपी गठबंधन जीतता है। कांग्रेस पार्टी के पास आरवीएम है, राहुल बेकार मैनेजमेंट, यानी राहुल गांधी को हटाने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, उस पर विचार करना चाहिए, लीडरशिप पर, न कि ईवीएम को दोष देना चाहिए। तो ये कटाक्ष भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर साधा है कि आप जब चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं तो जो नियंत्रण कर रहा है पार्टी पर, जो परिवार, जो नेता, आप उसकी तरफ क्यों नहीं देखते, आप बहाने क्यों बनाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। और बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता समेत कई जगहों पर तनाव का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता आज कोलकाता में उन्होंने भारी विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश उप उच्चायोग तक पैदल मार्च किया, जहां उन्होंने चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में अपना आक्रोश जताया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, किस तरह का ये प्रदर्शन रहा और उस आक्रोश को हम समझना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और कोलकाता से लेकर अगरतला तक या भारत के तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता बेहद खास है, क्या जानकारी देंगे आप? आप देखिए निखिल, मेरे ख्याल से ये आक्रोश सिर्फ कोलकाता या पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश में होना जरूरी है। ये सही है कि कोलकाता या पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये ज्यादा है, क्योंकि सारे के सारे सनातनी का रिश्तेदार या करीब पहचान वाले कोई ना कोई अभी भी बांग्लादेश में है, जो 1.5 करोड़ हिंदू वहां पे बचा हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पूरे दुनिया में अगर हिंदू के ऊपर किस तरह से
किसी न किसी तरह जो अभी बांग्लादेश में जारी है, तो इस तरह की अगर कोई आक्रमण किसी ने करते हैं तो ये भारत छोड़ के और किसकी तरफ से उनका तरफदारी किया जाएगा? ये एक ही मात्र भारत है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में किसी मुसलमान के ऊपर कुछ हो जाता है तो, या किसी पूरे दुनिया में किसी मुसलमान के ऊपर कुछ हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि पूरे दुनिया में 52, 55 या 56 मुसलमान देश है तो सारे देश एक साथ मिलकर मुसलमानों की बचाव में आ जाएंगे। लेकिन हिंदू की बचाव के लिए आएंगे कौन? और इसीलिए इस बार जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में पिछले अगस्त महीने से, उसके खिलाफ बंगाल में बार बार आवाज उठाया जा रहा है। भारत की सरकार इसके बारे में पूरे विश्व के सामने अपने बात को रखने की प्रयास में है। तो ये आक्रोश होना काफी जरूरी है, जाहिर सा है, और होना चाहिए। सिर्फ बंगाल में या कोलकाता के में नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। निखिल जी, निश्चित तौर पर, और इस पर अपडेट्स हम आपसे समय समय पर लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए बनाई गई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के में चल रहे जो ये शीतकालीन सत्र है उसमें पेश किए जाने की संभावना है, जिसके चलते आज हुई बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर आयोजित जेपीसी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने अपने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। जेपीसी को अपनी रिपोर्ट शुक्रवार तक पेश करनी है। वहीं जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर जेपीसी को और समय देने की मांग की। इस बीच जगदम्बिका पाल ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जबकि विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया है। उसके बाद बात करेंगे प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।